हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 सीबीएसई का फ्लेमिंगो का चैप्टर 1 द थर्ड लेवल। तो चैप्टर एक बार पढ़ने में अच्छे से समझ नहीं आता है, इसीलिए मैं जो भी बोलूँ आपको वो अच्छे से समझना है और याद रखने की कोशिश करनी है। पहले मैं आपको पूरे पेज का एक बैकग्राउंड बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको वो लाइंस भी बताऊंगी और कीवर्ड्स भी बताऊंगी जो आपको अपने एग्ज़ाम में लिखने होते हैं, क्योंकि सीबीएसई में या किसी भी एग्ज़ाम में इंग्लिश सब्जेक्ट में कीवर्ड्स के ही मार्क्स मिलते हैं। तो जो भी मैं चीज़ें अंडरलाइन करवाऊँ या जो भी कीवर्ड्स के मीनिंग्स आपको बताऊँ वो आपको याद रखनी है। तो शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में ऐसा बताया गया है कि यहाँ पे कोई एक स्पीकर है जो हम यहाँ देख सकते हैं। आई यहाँ पे जिसको रेफ़र किया गया है वो नरेटर है। नरेटर ऐसा बोलता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे 3 लेवल्स हैं, लेकिन एक्चुअली में वहाँ सिर्फ 2 लेवल होते हैं। लेवल मीन्स हम ऐसे बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म्स। तो नरेटर ऐसा कहता है कि उसका मानना ये है कि ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन है न्यूयॉर्क में प्रेजेंट है वहाँ 3 लेवल हैं, लेकिन एक्चुअली में वहाँ सिर्फ 2 लेवल हैं। तो वो इस चीज़ से बहुत ही परेशान होता है। तो वो ये बात अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से शेयर करता है अपनी वाइफ के साथ जाके, और उसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड होता है वो बोलता है कि ऐसा नहीं है और तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जो रियलिटी में वर्ल्ड है तुम उससे एस्केप करना चाहते हो। मतलब आज की जो दुनिया में जो परेशानियां हैं, वॉर चल रही है, आपस में लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते, इनसिक्योरिटी है और किसी बात का डर है, जिसकी वजह से तुम्हारा जो दिमाग है वो तुम्हें इस सिचुएशन से एस्केप करवाना चाहता है। इसीलिए तुम्हें 3 लेवल दिख रहे हैं और जो तीसरा लेवल है तुम उसमें जाके एस्केप करना चाहते हो रियलिटी को। तो इस बात से नरेटर और उसकी वाइफ बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं, और वो अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को बार बार ऐसा समझाने की कोशिश करता है कि मैं रियलिटी से एस्केप नहीं करना चाहता हूँ, वहाँ सच में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे 3 लेवल हैं। तो उसका दोस्त उसे समझाता है कि जैसे तुम्हारी स्टैम्प कलेक्शन की हैबिट है, वो भी एक टाइप का एस्केप है जिसका यूज़ करके तुम रियलिटी को एस्केप करना चाहते हो। वहीं नरेटर इसका जवाब देता है कि मेरे ग्रैंडफादर को भी स्टैम्प कलेक्शन करने की हैबिट थी, पर उनके टाइम पे तो ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी चल रही थी, ना उस टाइम पे कोई वॉर हुआ करती थी, ना उनको किसी चीज़ का डर था, परेशानी थी। वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो भी स्टैम्प कलेक्ट करके रियलिटी से एस्केप करना चाहते थे। ये तो सिर्फ एक हैबिट है जो मेरे अंदर भी थी और मेरे ग्रैंडफादर के अंदर भी थी। तो ये इस पेज का बैकग्राउंड है जो मैंने आपको समझाया। अब इससे आपके एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आपको मैं अभी जो अंडरलाइन करके बताऊंगी वो आपको याद रखना है, और वही कीवर्ड्स आप एग्ज़ाम में लिख के आएंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो हम फर्स्ट लाइन से मैं मार्क करना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे पहले आपको ये लाइन याद रखनी है। ये यहाँ पे दो न्यूज़पेपर्स के आपको नाम नॉट न्यूज़पेपर्स, दो टाइम टेबल्स के आपको नाम बताए हैं। ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में लिखनी है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे सिर्फ 2 टाइम टेबल्स चलते थे, जो कि द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, और दूसरा है न्यू हेवन एंड हेडफोर्ड रेल रोड्स। तो ये 2 टाइम टेबल थे जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे चलते थे, और वहाँ कोई तीसरा टाइम टेबल नहीं था जैसा कि ऑथर ने बोला। फिर आपको दूसरी चीज़ याद रखनी है कि जो नरेटर का फ्रेंड था वो क्या कह रहा था नरेटर से, कि वो रियलिटी को एस्केप करना चाहता है। तो आपको जब अगर ऐसा तरीका का कोई क्वेश्चन पूछा जाए एग्ज़ाम में कि नरेटर का फ्रेंड उसे कैसे बता रहा था कि वो रियलिटी को एस्केप करना चाहता है, तो आप यहाँ से लिखेंगे ही सेड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। ये लाइन आपको लिखनी है। He said that the narrator was unhappy and he was having a waking dream wish fulfillment. फिर एक ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी हैबिट थी जो नरेटर में भी थी और उसके ग्रैंडफादर में भी थी। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं that stamp collection habit was common in the narrator and his grandfather. फिर आप ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि नरेटर ये कैसे प्रूफ होता है कि जो नरेटर था उसकी स्टैम्प कलेक्शन हैबिट एक एस्केप नहीं थी। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि उसके ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, still he was collecting the stamps because it was a usual habit and not an escape. So let's move to the next page. और यहाँ पे आप ये लाइन भी ऐड कर सकते हैं कि ना ही सिर्फ उसके ग्रैंडफादर को बल्कि प्रेसिडेंट रोजवेल्ट जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे उनको भी स्टैम्प कलेक्शन की हैबिट थी। और यहाँ पे एक वर्ड आता है फर्स्ट डे कवर्स। तो फर्स्ट डे कवर्स का क्या मतलब होता है? फर्स्ट डे कवर्स उनको कहते हैं कि जो बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ स्टैम्प्स कलेक्शन की हैबिट है, तो वो जैसे ही कोई मार्केट में नया स्टैम्प आता है वो पोस्ट ऑफिस में जाते हैं और उस पर वो अपने लेटर लिखते भी नहीं है, लेटर एम्प्टी रहेगा या थोड़ा कुछ लिख देंगे, फिर उस पर जो भी नया स्टैम्प आया है पोस्ट ऑफिस से या नियर बाय कहीं से भी वो स्टैम्प उस पर चिपकाते हैं, वो खुद को ही वो लेटर पोस्ट कर देते हैं। और जो तो उनके पास जो भी नया स्टैम्प होता है वो आ जाता है, और जो भी पोस्ट ऑफिस का स्टैम्प का उस पर डेट लिखी होती है और ऐसे मार्क लगा होता है, वो प्रूफ होता है कि वो डेट का प्रूफ देता है कि हाँ ये स्टैम्प इस डेट पे रिलीज़ हुआ था, और पोस्ट ऑफिस का इस पे व्हाट वी कैन से थप्पा भी है कि इस डेट को ये स्टैम्प रिलीज़ हुआ था। तो उसको फर्स्ट डे कवर्स बोलते हैं, जो न्यू स्टैम्प्स आते हैं और पहले ही दिन रिलीज़ होने के पहले ही दिन लोग खुद को ही फेक पोस्ट कर देते हैं ताकि वो नया स्टैम्प अपने पास सबसे पहले रिसीव कर सके। तो इस पेज का ओवरव्यू हम ले लेते हैं। तो एक रात ऐसा होता है कि जो नरेटर है वो अपने काम से वापस आ रहा होता है और उसको बहुत जल्दी अपनी वाइफ के पास पहुंचना होता है। तो वो सोचता है कि मैं बस से नहीं जाता क्योंकि बस बहुत स्लो चलती है, तो वो सबवे ट्रेन चूज़ करता है क्योंकि वो बस से फास्ट है और उसे बहुत जल्दी अपनी वाइफ के पास जाना होता है। तो वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाता है जो कि वेंडरबिल्ट में है, और फिर वहाँ पे वो फर्स्ट लेवल में जैसे ही जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे जो ट्रेन्स हैं वो 20th सेंचुरी जैसी हैं, पुराने ज़माने की जैसी हैं, और जो सारी चीज़ें हैं वो पुराने ज़माने के जैसी हैं, और कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा रोज़ होता है। और वैसे तो वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे बहुत बार गया होता है, लेकिन आज जब वो गया है तो वहाँ वो जैसे ही आगे बढ़ता जा रहा है, नए डोरवेज, नई स्टेयर्स और कॉरिडोर्स खुलते जा रहे हैं, और वो 100 बार गया होगा वहाँ पे, लेकिन इस बार कुछ अलग है, और वो जैसे ही आगे बढ़ता जा रहा है उसे अलग अलग चीज़ें मिलती जा रही हैं जो उसने पहले कभी नहीं देखा। और नरेटर बताता है कि जो स्टेशन है वो ऐसे ट्रीज़ की रूट्स की तरह फैलता जा रहा है, जैसे कि हर रूट में एक नया कॉरिडोर, नए स्टेयरकेस उसे मिल रहे हैं। तो ये इस पेज का बैकग्राउंड था। तो अब हम देख लेते हैं कि इस पेज से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको कौन सी लाइन्स याद रखनी है जो आप एग्ज़ाम में लिखेंगे। पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नरेटर ने क्यों बस नहीं ली और वो या फिर ये पूछ सकते हैं कि नरेटर क्यों ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गया था। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, ये वाली लाइन, आई डिसाइडेड to take the subway from Grand Central because it is faster than the bus. ये लाइन आप लिख सकते हैं या मार्क कर सकते हैं। Then now I don't know why this should have happened to me. I'm just an ordinary guy named Charlie. यहाँ से आपको पता चलता है कि हमारे नरेटर का नाम चार्ली है और वो 31 ईयर्स ओल्ड है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि चार्ली ने क्या पहना हुआ था उस टाइम, तो आप यहाँ से मार्क कर सकते हैं, आई वॉज वेयरिंग अ टैन गैबरडाइन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड। तो आप यहाँ तक अंडरलाइन कर सकते हैं कि ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आप अपने नरेटर के जो भी उनका गेटअप था उसको डिस्क्राइब करिए, वो कितने साल के थे। यहाँ फिर नीचे नरेटर की वाइफ का भी नाम दिया गया है, नरेटर चार्ली जो नरेटर है उनकी वाइफ का नाम था लुइसा। और यहाँ ऐसा लिखा है कि वो किसी चीज़ से एस्केप नहीं करना चाह रहे थे, उनको बस जल्दी से अपने घर अपनी वाइफ के पास पहुँचना था, लुइसा के पास पहुँचना था, इसीलिए वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गए जो कि वेंडरबिल्ट एवेन्यू में है।
यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें तो आंसर में लिखनी पड़ेंगी, जैसे कि ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट अवेन्यू, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर आपको आगे बढ़ते हैं, ये भी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि जब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के फर्स्ट लेवल में गए तो वहाँ पे सब कुछ 20th सेंचुरी जैसा था। ये एक आंसर राइटिंग का तरीका होता है। आप लिखेंगे फर्स्ट लेवल में सब कुछ 20th सेंचुरी की तरह था। उसके बाद सेकंड लेवल में सब अर्बन ट्रेन्स थी जो कि जाने को तैयार थी। और फिर उन्होंने ऐसा बताया है कि एक बार ऐसा हुआ था कि वो एक टनल में गए जो कि बहुत लाइक माइल्स लॉन्ग थी, और वो एक लॉबी में निकले रोजवेल्ट होटल की। तो उनके एरिया में एक रोजवेल्ट होटल था। तो जब वो एक बार टनल में गए, वो इतनी लंबी थी, तो वो जाते गए उसके बाद वो रोजवेल्ट होटल की लॉबी से बाहर आए। फिर दूसरी बार वो एक फिर से एक लॉबी में चले गए थे, जो कि फिर वो अपने ऑफिस बिल्डिंग की किसी जगह से बाहर आए। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑफ 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे, जो कि उनके घर से या फिर उनके बोल सकते हैं ऑफिस एरिया से सिर्फ 3 blocks दूर थी। तो ये दो चीज़ें आप लिख सकते हैं कि पहली बार में वो किसी होटल रोजवेल्ट होटल की लॉबी से बाहर आए, और दूसरी बार वो 46th स्ट्रीट बिल्डिंग से बाहर आए जो कि सिर्फ 3 blocks अवे थी। चलिए, तो पहले अब इस पेज का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो अब इस पेज में हमें बताया गया है कि फर्स्ट लेवल जाने के बाद, सेकंड लेवल जाने के बाद फाइनली जो हमारा नरेटर है वो थर्ड लेवल में कैसे पहुंचा। तो वो एक कॉरिडोर में जा रहा था और उन्हें नहीं पता था कि वो सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, और पूरे कॉरिडोर में सिर्फ उन्हीं के पैरों की आवाज़ आ रही थी, पर फिर भी वो जाते गए। फिर जब वो बहुत दूर पहुंच गए थे तो वहाँ उन्हें थोड़े थोड़े लोगों की आवाज़ आने लगी। तो उन्हें पता था कि अब मैं जो है बाहर निकलने वाला हूँ इस टनल से, क्योंकि उन्हें वो लोगों को सुन सकते थे। फिर वो जैसे ही आगे गए और उन्होंने एक लेफ़्ट लिया, तो वो उस टनल के बाहर आ गए, उस थर्ड लेवल में एंटर हो गए। तो उनको ऐसा लगा कि थोड़ी देर के लिए कहीं मैं वापस तो सेकंड लेवल पे नहीं पहुंच गया हूँ, पर ऐसा नहीं था। वो एक्चुअली थर्ड लेवल में थे। वो एक रूम में थे जो कि बहुत ही छोटा था, और वहाँ कुछ टिकट विंडोज़ थी और ट्रेन गेट्स थे और इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। और वो काफ़ी ऐसे पुराने ज़माने जैसा लग रहा था। वहाँ जो आदमी बैठा हुआ था उसने काफ़ी पुराने टाइप के कपड़े पहने हुए थे, और जो लेडी थी या जो भी लोग थे सब ओल्ड स्टाइल में ड्रेस्ड अप थे। और वहाँ ब्रास के स्पिटून्स थे। स्पिटून्स मतलब जिसमें ब्रास के बने हुए ऐसे बर्तन जिसमें पान खाने के बाद लोग थूक देते हैं, उसको ब्रास स्पिटून्स बोलते हैं। और वहाँ पे गैस लाइट्स थी जो कि फ्लिकर कर रही थी, जल बुझ रही थी। और गैस लाइट्स वो होती हैं जो पुराने टाइम पे हम नियॉन के गैस लाइट्स यूज़ करते थे, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह वैसी लाइट्स थी वहाँ पे। और एक आदमी था जिसके पास एक गोल्ड वॉच थी जो कि वो अपने पॉकेट से निकाल के टाइम देख रहा था। ऐसी वॉचेस लोग यूजुअली पुराने टाइम में यूज़ करते थे। और उसने अपने आसपास जितने भी लोग देखे वो सब ऐसे ही थे जो 18-19 सेंचुरी के टाइम पे कपड़े पहनते थे वैसे। और वो तो खुद 20th सेंचुरी से आए थे, तो लेकिन उन्हें पता था कि 18-19 सेंचुरी में ही ऐसे टाइप के कपड़े पहने जाते थे, तो उनको कुछ अलग लगा। अब इस पेज में से आपको क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको क्या याद रखना है वो हम अंडरलाइन कर लेते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वो थर्ड लेवल में जब नरेटर गए तो उन्होंने वहाँ पे कैसे क्या-क्या देखा, और उन्होंने कैसे डिफरेंशिएट किया जब उन्हें लगा कि ये सेकंड लेवल है, तो उन्होंने कैसे डिफरेंशिएट कर लिया कि वो सेकंड लेवल नहीं था, वो थर्ड लेवल है, वहाँ कुछ अलग है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर जस्ट अ मोमेंट I thought I was back on the second level, but I saw the room was smaller. There were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the central was wood and old looking, and the man in the booth wore a green eye shade and long black sleeve प्रोटेक्टर्स। प्रोटेक्टर्स क्या होते हैं? वैसे तो लाइक जब
ठंडियाँ होती हैं तो वो हम कोट्स पहनते हैं आज के टाइम पे। और जो बहुत ही लंबे लंबे कोट्स होते थे जो घुटनों तक या उससे भी नीचे जाते थे उनको प्रोटेक्टर्स बोलते हैं। तो अब फिर वहाँ पे सीन कैसा था, जो लाइट्स थी बहुत डिम थी एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, जल बुझ रही थी, फ्लिकर कर रही थी। और ऐसा क्यों हो रहा था कि लाइट्स बहुत डिम क्यों थी और फ्लिकर क्यों कर रही थी, क्योंकि वो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी। पुराने टाइम पे जो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स होती थी वो एकदम ऐसे कंटिन्यूअस नहीं जलती रहती थी, उनमें जैसे गैस का अमाउंट ज़्यादा होता था तो वो ज़्यादा जल जाती थी या ऐसे ही फ्लिकर करती रहती थी। फिर वहाँ पे उन्होंने ब्रास स्पिटून्स देखे फ्लोर पे, अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई। अब उन्होंने वहाँ पे क्या देखा कि एक आदमी जो है अपनी पॉकेट से गोल्ड वॉच निकाल रहा है फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, और उसने उसका कवर खोला जो वॉच थी। हम ऐसे उसको सोच सकते हैं जैसे कि कंपास होता है, तो हमारे पास आज के टाइम पे भी कंपास ऐसे होते हैं कि हम उसकी लिड ओपन करके उसको देख सकते हैं, तो वो वैसे टाइप की वॉच थी। तो उसने कवर खोला, लाइक लिड खोली वॉच की, उसने टाइम देखा और उसको वापस पॉकेट में रख लिया। अब उसने क्या पहना हुआ था, ही वोर अ डर्बी हैट, अ ब्लैक 4 बटन सूट, उसके सूट में सिर्फ 4 बटन थे, अ टाइनी लैपलेस एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मूस्टैच। हैंडल बार मूस्टैच ऐसी होती है जैसे हमारे गेट का हैंडल होता है, तो लाइक वो साइज़ में काफ़ी बड़ी होती है। हम साउथ इंडिया में मोस्टली लोग ऐसी मूस्टैच रखते हैं, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो। और फिर उन्होंने देखा कि सब तरफ 18th 19th सेंचुरी जैसे लोगों ने ड्रेस किया हुआ था। नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट पेज पे भी वो यही बता रहे हैं कि उन्होंने और कैसे टाइप के लोगों को देखा और लोगों ने क्या पहना हुआ था। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसी बहुत फैंसी टाइप की मूस्टैचेस देखी हैं अपनी लाइफ में, पर ये हेडबैंड टाइप की मूस्टैच तो लोग पुराने टाइम पे ही रखते थे। फिर उन्होंने एक वुमेन देखी जो कि चल के आ रही थी ट्रेन गेट से उनके सामने, और उन्होंने शी wore a dress with a leg of mutton sleeves and skirt on the top of her high button shoes. अब mutton sleeves and skirt टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़। मटन स्लीव्स क्या होती है? मटन स्लीव्स जैसे कोई भी गोट है उसके लेग्स, या फिर कोई शीप है उसके लेग्स नीचे से ऐसे होते हैं कुछ, तो ऐसे टाइप की जो स्लीव्स होती है, लाइक अगर ये कोई टॉप है तो इसमें यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, और फिर ये बाकी का पार्ट है, तो ये मटन स्लीव्स होती हैं ऐसे टाइप की, इनको मटन स्लीव्स कहते हैं। तो वो वुमेन ने ऐसी ऐसे कपड़े पहने हुए थे और उन्होंने एक स्कर्ट पहनी हुई थी और हाई बटन शूज़ पहने हुए थे। हाई बटन शूज़ मतलब वो ऐसे बूट्स जो घुटनों तक आते हैं। Back of her, out on the tracks, I caught a glimpse of locomotive, a very small Korean and Eves locomotive with a funnel-shaped stack. उन्होंने कुरियर्स एंड ईव्स लोकोमोटिव, ये एक पुराने टाइम की कुरियर कंपनी थी। उन्होंने या तो उस कुरियर कंपनी का कुछ सामान देखा या कुछ ऐसी चीज़ देखी जो वो रिलेट कर पाए कि हाँ ये कुरियर एंड ईव्स लोकोमोटिव की चीज़ है और ये पुराने टाइम पे हुआ करता था। तो ये एक और प्रूफ था कि वो 18th या 19th सेंचुरी में चले गए। फिर भी वो बिल्कुल श्योर नहीं थे, मतलब पूरी तरह 100% श्योर नहीं थे, तो वो पास बैठे हुए एक न्यूज़पेपर बॉय के पास गए और उन्होंने वहाँ कुछ न्यूज़पेपर्स पड़े हुए थे उसके पैर के पास। उन्होंने देखा कि उस पे क्या डेट है या कुछ चीज़ें नोटिस करने की कोशिश की। तो न्यूज़पेपर का नाम आप यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं, द वर्ल्ड। द वर्ल्ड जैसे हमारा द हिंदू होता है, ऐसी द वर्ल्ड न्यूज़पेपर का नाम था। एंड द वर्ल्ड हैज़न बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, इसका मतलब ये जो न्यूज़पेपर है ये सालों पहले ही बंद हो चुका है या बहुत सालों से द वर्ल्ड पब्लिश ही नहीं हुआ है। द लीड स्टोरी हैड समथिंग, न्यूज़पेपर में
जो फ्रंट पेज, लीड स्टोरी मीन्स फ्रंट पेज पे जो छपा हुआ था वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में छपा हुआ था। जो पुराने टाइम के प्रेसिडेंट थे उनकी न्यूज़ थी फर्स्ट फ्रंट पेज पे न्यूज़पेपर के। और न्यूज़पेपर पे डेट डली हुई थी 11 जून 1894 मीन्स वो प्रेजेंट टाइम की न्यूज़ नहीं थी, वो पुराने टाइम की न्यूज़ थी। तो डेट से भी वो कंफर्म कर गए कि वो पुराने टाइम में आ गए हैं। तो इतना सब कुछ होने के बाद उन्होंने डेट देखी कि 1894 का टाइम चल रहा है, तो वो टिकट विंडो के पास गए। उनके दिमाग में ऐसा आइडिया आया कि वो क्यों ना यहाँ से टिकट लें, 2 टिकट खरीदें, अपना और एक अपनी वाइफ का, और वो अपने होम टाउन गेल्सबर्ग जो कि इलिनॉइस में है वहाँ जा सके। गेल्सबर्ग में 1894 के टाइम बहुत ही अच्छा माहौल था। ये वो टाइम था जब तक वर्ल्ड वॉर नहीं हुई थी, सब जगह एकदम पीस था। और वो अपने बचपन के टाइम को याद करते हैं कि वहाँ कैसे सब साथ में मिल के रहते थे। शाम बहुत लंबी होती थी, सब अपने लॉन्स में बैठ के, जो मेल्स होते थे वो सिगार पीते थे, जो फीमेल्स होती थी उनके पास पाम लीव्स के फैंस होते थे, सब जगह फायर फ्लाइज उड़ती रहती थी और एकदम शांति थी। तो उस टाइम ऐसा था कि वर्ल्ड वॉर हुई नहीं थी, तो उन्हें 2 टिकट चाहिए थे। वो टिकट काउंटर पे जाते हैं, वहाँ पे जो आदमी बैठा होता है वो देखता है कि मेरे कपड़े बहुत अलग थे, मेरे मतलब नरेटर के, उनसे मैच नहीं कर रहे थे। और नरेटर के पास पैसे थे इतने कि वो 2 टिकट खरीद सके। वो जैसे ही पैसे देते हैं उस आदमी को, वो पहले तो देखता है, फिर कहता है ये पैसे नहीं है, क्योंकि जो उनके पास पैसे थे वो 20th सेंचुरी के थे और 18th या 19th सेंचुरी में करेंसी अलग होती थी। तो उनके लिए तो 20th सेंचुरी के पैसों का कोई मतलब नहीं था, तो उन्होंने बोला ये पैसे नहीं है। तो फिर नरेटर को याद आता है कि हाँ करेंसी बदल गई है, तो वो अभी टिकट नहीं खरीद सकता। तो ये पूरी बैकग्राउंड स्टोरी थी। यहाँ पे आपको गेल्सबर्ग को डिफ़ाइन करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि गेल्सबर्ग में ऐसा क्या-क्या था कि नरेटर वहाँ जाना चाहते थे, इसीलिए आप यहाँ से मार्क कर सकते हैं। In 1894 summer, evenings were twice as long. People set out their lawns. तो आप यहाँ एंड से यहाँ तक मार्क कर सकते हैं और ये आप गेल्सबर्ग को डिफ़ाइन करने के लिए लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक वर्ड आता है ओल्ड स्टाइल बिल्स। ओल्ड स्टाइल बिल्स पुरानी करेंसी के लिए यहाँ पे कहा गया है कि पुराने टाइम की जो करेंसी होती थी उसको ओल्ड स्टाइल बिल कहते थे। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नरेटर क्यों नहीं खरीद पाया था, तो आप रीज़न दे सकते हैं कि उनके पास जो 20th सेंचुरी की करेंसी थी और थर्ड लेवल में उनको 18th या 19th सेंचुरी की करेंसी यानी ओल्ड स्टाइल बिल्स की ज़रूरत थी टिकट्स खरीदने के लिए। तो वो अभी तो टिकट्स नहीं ले पाए थे। फिर आगे नेक्स्ट, तो यही स्टोरी थी। फिर वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। पैसे थे बट 20th सेंचुरी की करेंसी थी, 18-19 सेंचुरी की करेंसी नहीं थी। तो वो वापस चले जाते हैं और वो बैंक में से जाके अपनी जो भी सारी सेविंग्स थी $200 की उसको निकालते हैं और उससे ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीद लेते हैं, जो कि किसी भी कॉइन डीलर के पास मिल जाएगी, बट आपको उसके पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सब सुनने के बाद जो उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड थे सैम, उनको थोड़ी टेंशन होने लगी कि इसने अपने पैसे सारे निकाल के पुराने टाइम की करेंसी खरीद ली। लाइक ये जो भी पूरा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाने का था, ये सब वो स्टोरी अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को बता रहे होते हैं। तो उन्होंने अपने $200 के जो ओल्ड करेंसी खरीदी थी वो नॉट $200, उन्होंने $300 निकाले थे अपने बैंक से, जो कि उनकी ओवरऑल 20th सेंचुरी का उनका सेविंग्स थी। और उन्होंने पुराने टाइम के जो पैसे खरीदे वो उनको सिर्फ 200 मिले। लाइक $300 उन्होंने दिए और $200 उनको ओल्ड स्टाइल करेंसी मिली। लेकिन उनको इस बात की कोई चिंता नहीं थी क्योंकि पुराने टाइम पे चीज़ें भी काफ़ी सस्ती होती थी। तो अगर पैसे कम भी मिले हैं तो पुराने टाइम पे आज के ज़माने से कंपेयर करें तो चीज़ें सस्ती होती थी। फिर वो दोबारा स्टेशन पे जाते हैं पर उन्हें थर्ड लेवल मिलता ही नहीं है। वो ढूंढते हैं काफ़ी पर उन्हें फिर भी नहीं मिलता। फिर वो ये सारी चीज़ें अपनी वाइफ को बताते हैं, उनकी वाइफ को टेंशन होने लगती है।
तो वो उन्हें रोक लेती हैं कि अब आप मत देखो, और वो फिर थर्ड लेवल को ढूंढना बंद कर देते हैं। फिर भी वो हर वीकेंड पे जाके वहाँ पे उनकी वाइफ लुइसा उनको लेके जाती है और ऐसा दिखाती है कि देखो यहाँ पे थर्ड लेवल नहीं है, ताकि उनके मन में भी ये शांति रहे कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर एक दिन ऐसी न्यूज़ आती है कि जो उनका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था सैम, वो कहीं डिसअपीयर हो गया है या खो गया है। तो उनको ऐसा लगता है कि जो उनका दोस्त सैम है वो कहीं गुम नहीं हुआ है, जब बल्कि उसको थर्ड लेवल मिल गया था। वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे गया था, सैम को थर्ड लेवल मिला और अभी वो गेल्सबर्ग में है। 18th-19th सेंचुरी के टाइम में चला गया है उनका फ्रेंड। और इस बात का प्रूफ उनको ये बात उनको क्यों लगती है कि उनका फ्रेंड थर्ड लेवल में जा चुका है और गेल्सबर्ग में चला गया है। एक दिन वो ऐसे ही अपने स्टैम्प कलेक्शंस, जो भी उन्होंने स्टैम्प्स कलेक्ट किए थे, वो उसको देख रहे होते हैं। उनके पास उनके जो ग्रैंडफादर के स्टैम्प्स होते हैं वो भी सब होते हैं। तो वो जब देख रहे होते हैं तो उन्हें एक ऐसा कवर मिलता है जो वो नोटिस करते हैं ये यहाँ पहले नहीं था, ये कुछ अलग कवर है और वो पहली बार इसे देख रहे हैं। तो वो जब उसको खोल के देखते हैं तो उसमें मतलब वो उस पे डेट ऐसी होती है कि वो किसी ने उनके ग्रैंडफादर को पोस्ट किया था 18 जुलाई 1894 को। और स्टैम्प पे प्रेसिडेंट गैरफील्ड की एक ब्लर पिक्चर होती है और वो पुराने टाइम का होता है और वो कवर उन्होंने फर्स्ट टाइम नोटिस किया है। तो अब इस पेज से आपको क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं? पहले तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने कितना मनी एक्सचेंज किया। तो उन्होंने $300 से पुराने टाइम के सिर्फ 200 ओल्ड स्टाइल बिल्स उनको एक्सचेंज में मिले। पर उनको क्यों चिंता नहीं थी? ये एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894। इसका मतलब अंडे जो थे वो सिर्फ 13 सेंट्स के आते थे एक डज़न 1894 में। इसका मतलब है कि चीज़ें सस्ती थी कंपैरेटिवली टू 20th सेंचुरी। फिर उसके बाद लुइसा उन्हें क्यों ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे लेके जाती थी हर वीकेंड पे? तो इसके आंसर में आप ये लिख सकते हैं कि वो लुइसा उन्हें इसीलिए लेके जाती थी ताकि उनको ऐसे सेटिस्फेक्शन रहे कि वहाँ कोई थर्ड लेवल नहीं है, टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, ताकि वो दोबारा जाके फिर से ना देखें और दोबारा उनकी वही प्रॉब्लम वापस ना आ जाए कि उन्होंने एक और थर्ड लेवल विटनेस किया है। तो वो उनको सिर्फ सेटिस्फाइड करने के लिए कि यहाँ और कोई दूसरा लेवल थर्ड लेवल नहीं है, इसलिए वो हर वीकेंड पे अपने हस्बैंड को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे लेके जाती थी। फिर एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नरेटर को एक नए कवर जो नया कवर मिला था, या फिर नरेटर को कैसे पता या कैसे प्रिडिक्ट करते हैं कि जो उनका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है वो गेल्सबर्ग चला गया है? तो आप यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं, आई फाउंड दैट वन शुडेंट हैव बीन देयर। मुझे एक ऐसा कवर मिला जो वहाँ नहीं होता था, बट देयर इट वॉज। It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg। किसी ने वो मेरे ग्रैंडफादर को मेल किया था और उस पर ये डेट थी, प्रेसिडेंट ग्रेफील्ड का मार्क था। तो ये आंसर आप लिख सकते हैं कि उन्होंने ऐसा इसीलिए प्रेडिक्ट किया कि क्योंकि उन्हें एक कवर मिला था जो वहाँ नहीं होता था और वो किसी ने उनके ग्रैंडफादर को मेल किया था गेल्सबर्ग में। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। सो जब नरेटर अपना एनवलप खोलता है तो वो एम्प्टी नहीं होता, और ये जो बॉक्स में हमें दिया गया है ये उस लेटर के अंदर लिखा होता है। तो लेटर में लिखा है गेल्सबर्ग इलिनॉइस, डेट है 18 जुलाई 1894 और लेटर लिखा गया है चार्ली को। हमने लास्ट पेज में पढ़ा था कि लेटर जो है वो पोस्ट हुआ है चार्ली यानी नरेटर के ग्रैंडफादर को, पर यहाँ ये लिखा गया है चार्ली को। लेटर में लिखा होता है कि मुझे थर्ड लेवल मिल गया है, मैं यहाँ 2 हफ्ते से हूँ और मैं यहाँ एक डेलीज नाम की जगह पे बैठा हुआ हूँ और मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि एक आदमी पियानो बजा रहा है और सब मिल बांट के गा रहे हैं और मुझे लेमनेड, नींबू पानी या वटेवर पीने के लिए इनवाइट किया गया है। चार्ली और उनकी वाइफ लुइसा, आप भी यहाँ आ जाओ, अगर आपको थर्ड लेवल मिल जाता है तो इट्स वर्थ इट, बिलीव मी।
द नोट इज साइंड सैम। ये नोट सैम ने लिखा होता है, उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने, जो कि डिसअपियर हो गया था। इसका मतलब सैम को थर्ड लेवल मिल गया था और वो गेल्सबर्ग पहुंच गया था और वो वहाँ बहुत खुश था। चार्ली फिर एक स्टैम्प कलेक्शन और कॉइन स्टोर पे जाता है, जहाँ से उनको पता चलता है कि सैम ने अपने $800 की जो सेविंग थी उनसे ओल्ड करेंसी खरीद ली थी, और फिर वहाँ पे जाके गेल्सबर्ग में जाके अपना एक छोटा सा हे बिजनेस शुरू किया था, हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। क्योंकि पुराने टाइम पे तो साइकेट्रिस्ट का कोई काम नहीं होता था, क्योंकि ऑलरेडी सब शांति से खुश थे, तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने हे फीड एंड ग्रे का बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। यहाँ से आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ही ऑलवेज सेड दैट व्हाट ही रियली विश्ड he could do, and he certainly can't go back to his old business. इसका मतलब ये है कि वो अपनी ओल्ड बिजनेस यानी साइकेट्रिस्ट वापस नहीं बन सकते हैं, नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस। गेल्सबर्ग में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो वहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लोग बहुत ही खुश थे। तो यही चैप्टर था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। स्लाइड व्यू या फिर टेलीप्रॉम्प्टर व्यू या फिर ये स्लाइड व्यू है। एक स्लाइड व्यू होता है, एक प्रेजेंटर व्यू होता है। ये स्लाइड व्यू है, प्रेजेंटर व्यू ऐसा